हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है मलेरिया। चलिए देखते हैं। मलेरिया इज ए प्रोटोजोल डिजीज caused by the genus Plasmodium and transmitted by the bite of an infected female Anopheles mosquito। ये जो मलेरिया होता है ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है, जो एक प्रोटोजोल डिजीज है और ये मोस्टली नाइट में बाइट करता है। इसमें डेफिनेटिव वीएस इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो ह्यूमन आर दी इंटरमीडिएट होस्ट होता है, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल साइकिल चलती है, जबकि मॉस्किटो आर दी डेफिनेटिव होस्ट, क्योंकि इसमें सेक्सुअल साइकिल चलती है। इसमें ना एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं कि इंसान में इंटरमीडिएट होस्ट है और मॉस्किटो के अंदर ये डेफिनेटिव होस्ट है। साइंटिफिक रूल ये है कि इसके अंदर है ना पैरासाइट की सेक्सुअल साइकिल स्पोरोगोनी जो है ना वो पूरी डेफिनेटिव होस्ट के अंदर ही होती है, यानी इसमें मच्छर के अंदर ही होती है। जो मलेरिया पैरासाइट की जो सेक्सुअल साइकिल है ना वो मॉस्किटो के जो गट होती है उसके इंटेस्टाइन होती है ना उसके अंदर होती है, इसलिए ये डेफिनेटिव होस्ट है। एक इसमें ये है कि फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो ही इसमें मेनली इस डिजीज़ को करता है, मेल नहीं करता है, क्योंकि मेल मॉस्किटो होता है ना उसको मलेरिया से कोई मतलब ही नहीं है, खून चूसने से उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो फैलाता नहीं है इसको। क्योंकि ये फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो है ना ये इसको ना एग प्रोडक्शन के लिए इसको ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए ये फिर बाइट करती है, जबकि मेल है ना वो मॉस्किटो ना वो ऐसा नहीं करता है। स्पीसीज एंड स्वेटी के किस में बात करें तो फैल्सीफेरम, वाइवेक्स, ओवेल एंड मलेरिया। इसमें 4 स्पीसीज होती हैं इसकी: प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेलाई एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इसमें जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है ना ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज होती है इंडिया के अंदर, बट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज़ द मोस्ट फेटल क्योजिंग द सेरेब्रल मलेरिया। इसमें ना जो फैल्सीफेरम है ना ये इसमें ज़्यादा फेटल यानी ये ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये क्या करती है, ये आरबीसी को चिपचिपा बना देती है, यानी उसको वो स्टिकी हो जाएगा ना तो वो ना ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक, जिसकी वजह से आरबीसी स्टिकी हो जाएगी तो वो क्या करेंगी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगी और उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होने लगता है इसमें, इसलिए ये फेटल है। क्लिनिकल स्टेज की इसमें बात करें दी मलेरियल इसमें ट्रेड होता है, क्वेश्चन आता है बहुत बार ये इसकी स्टेज कौन कौन सी होती है। तो मलेरियल फीवर ऑक्यूर इन 3 स्टेज, ये तीन स्टेज में होता है। इसमें कोल्ड स्टेज चलती है, हॉट स्टेज होती है, फिर स्वीटिंग। ये क्रम वाइज याद रख लेना। सबसे पहले ठंडा गर्म पसीना ऐसे याद रखना इसको, यानी कोल्ड है, हॉट है और फिर स्वीटिंग है। ये 15 मिनट से 1 घंटे तक रहती है, ये 2 घंटे से 6 घंटे तक, और ये 2 घंटे से 4 घंटे तक रहती है। ये इसकी स्टेज है ना मलेरिया की, ये स्टेज है ना सीजोगोनी साइकिल को पूरा करने पर जो आरबीसी फटती है ना उसकी वजह से ये होती है। जब आरबीसी फटती है ना तो ये जो हीमोजोइन होता है ना, यानी ये एक टॉक्सिक है जो कि रिलीज होता है इससे, इसकी वजह से ये सीवरिंग पैदा करता है। इसमें सीजोगोनी है ना, सीजोगोनी का मतलब है कि जो पैरासाइट की फैमिली है ना ये बढ़ती है, इसको बोलते हैं सीजोगोनी, यानी इसकी जो फैमिली बढ़ती है ना तो इस वजह से ये आरबीसी को फटने लग जाती है और फिर उसमें सीवरिंग होने लग जाती है। देखो इसमें होता क्या है, जब मॉस्किटो ना इंसान को काटता है, काटने के बाद वो पैरासाइट है ना उसका, तो वो स्पोरोजोइट यानी वो स्पोरोजोइट छोड़ता है पैरासाइट से। ये स्पोरोजोइट है ना हमारे लीवर और फिर आरबीसी के अंदर घुसेगा, और फिर आरबीसी के अंदर जाकर है ना ये पैरासाइट अपनी फैमिली बढ़ाने लग जाता है। एक पैरासाइट है ना इसके अंदर ये हजारों नए पैरासाइट इसमें बनते हैं, इसकी वजह से ना एक पैरासाइट इसमें हजारों बनाता है। तो आरबीसी के अंदर जब पैरासाइट है ना इस तरह बढ़ने लगेंगे, यानी इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन इसकी प्रोसेस जब इसके अंदर होती है ना, इसको ये अपन सीजोगोनी बोलते हैं, तो ये प्रोसेस इसके अंदर चलती है। तो इसमें क्या होता है, जब ये टॉक्सिन छोड़ती है, जो हीमोजोइन होती है वो टॉक्सिन छोड़ती है, तो ये जब आरबीसी के अंदर जब ये पैरासाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आरबीसी के अंदर ये बढ़ते रहते हैं, और ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तो आरबीसी बस्ट हो जाती है, यानी आरबीसी ना इसमें फट जाती है। अब हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, तो पैरासाइट उस हीमोग्लोबिन को खाता रहता है ये पैरासाइट, और ये उसको खा कर ना फिर ये वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट भी छोड़ता रहता है, जिसको अपन हीमोजोइन बोलते हैं। जैसे ही है ना ये जो आरबीसी इसमें फटती है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएंगे ना ये, तो ये ना ये पैरासाइट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना इसके अंदर, तो ये आरबीसी ना फटती है, तो ये हीमोजोइन है ना हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल जाता है। फिर ये फटने के बाद में हीमोजोइन इसमें मिल जाता है, तो ये फिर जहर की तरह काम करने लग जाता है, इसके अंदर आता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर आते ही। तो इसमें फिर बुखार कैसे आता है, जब ना
ये हीमोजोइन हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलता है ना, तो हमारी बॉडी उस टाइम रिएक्ट करती है, यानी उस टाइम रिएक्ट करती है तो बुखार आता है। इसमें ना रिएक्ट करती है ना, तो ये रिएक्ट है ना तीन टाइप से रिएक्ट करती है ना। तो उसमें क्या होता है, कोल्ड स्टेज में क्या होता है, उसको ठंड लगती है। इसमें ठंड कैसे लगती है उसको, जैसे ही आरबीसी फटती है, आरबीसी फटी और आज आरबीसी फटते ही हीमोजोइन उसमें बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर आएगा ना, तो हमारे ब्रेन को ये मैसेज आता है कि शरीर में कोई दुश्मन आ गया है। और हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है ना, जो जिसको अपन हीटर भी बोलते हैं अपनी बॉडी का, या फिर एसी भी बोलते हैं, ठंडा गर्म करने का ये काम करता है। तो तुरंत ये ना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे ही ये क्योंकि ये चाहता है कि वो मर जाए, उसको मारने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा, और ये अचानक रिएक्शन करेगा ना, इससे हमारी मसल्स ना काँपने लग जानी, हाथों हाथ रिएक्शन करेगा ना ये इसके लिए, तो ये मसल्स ना ये काँपने लग जाती हैं। और इसमें जब सिवरिंग होती है ना, ताकि उसमें गर्मी पैदा हो सके, इसलिए वो सिवरिंग करता है, यानी काँपने लग जाता है। और इस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टेज। इसमें कोल्ड स्टेज ऐसे चलती है। इसमें फिर आती है इसमें हॉट स्टेज। हॉट स्टेज में कैसे होता है, इसमें बुखार आता है, यानी अब बॉडी का टेम्परेचर उसने बढ़ाने की कोशिश तो करी, जब भी तो उसमें ये काँपने लग गया था। अब क्या हुआ, इसमें बॉडी का टेम्परेचर इसमें बढ़ चुका है, यानी लगभग है ना ये बॉडी का टेम्परेचर इसमें 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें बढ़ जाता है। ये पैरासाइट है ना, इसको मारने की, जब बॉडी है ना इस पैरासाइट को मारने की कोशिश करती है ना, तो शरीर को ये बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। और इस स्टेज में ना पेशेंट का चेहरा भी उसमें रेड हो जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा सर दर्द भी, उसमें तेज़ सर दर्द उसमें देखने को मिलता है इस हॉट स्टेज के अंदर। बाद में इसमें आती है स्वीटिंग स्टेज। स्वीटिंग स्टेज में क्या होता है, पसीना आता है इसमें बहुत ज़्यादा, यानी कुछ घंटे तक उसमें बुखार रहता है। और उसके बाद में ना बॉडी को लगता है कि अब टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए, तब ना उसको लगता है कि ये अब टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसा ही रहा तो फिर ब्रेन डैमेज हो सकता है। तब ना बॉडी क्या करती है, तुरंत स्वीट उसमें पसीना उसमें तुरंत स्वीटिंग लाने की कोशिश करती है, पसीना निकालने की कोशिश करती है, ताकि इवापोरेशन उसमें हो सके और शरीर ठंडा हो सके। और पसीना आता ही है ना, तुरंत बुखार फिर उतरने लग जाता है, और ऐसे ये स्टेज चलती रहती है। इसमें ना सबसे पहले क्या हुआ, कोल्ड, फिर हॉट, फिर ये स्वीटिंग, यानी ठंडा गर्म पसीना, ऐसे इसको याद रख लेना। इसकी ये ऐसे स्टेज इसकी पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार, है ना। और ये स्टेज है ना, उसमें बॉडी रिएक्शन की वजह से उस पैरासाइट को मारने की कोशिश में बॉडी ऐसे करती है। बल्कि ना ये डिजीज़, इन स्टेज से ये डिजीज़ ख़त्म नहीं होती है। कुछ पैरासाइट है ना, क्योंकि एक साथ तो सारी आरबीसी फटेंगी नहीं, फट के बाहर निकलेंगी नहीं ये सारे, और कुछ पहले आधी फटती है, बाद में 24 से 48-72 घंटे के बाद में वो आधी फटने लग जाते हैं। और इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है इसका पूरा, है ना। रिलैप्स स्टेज, तभी तो इसमें फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, प्रीमाक्विन वगैरह इसमें देते हैं। देखो इसमें स्टेज तो अपन देख लिया, अगला इसमें डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोसिस टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके अंदर पेरिफेरल ब्लड स्मेर टेस्ट करते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक तो थिक स्मेर होता है, जो क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि इसमें मलेरिया का कौन सा इसमें पैरासाइट है ना, वो इसमें देखते हैं। नहीं, इसमें थिन में देखते हैं, ये तो पैरासाइट कौन सा है। ये तो थिक में क्या करते हैं, इसमें डिटेक्ट करते हैं कि उसको मलेरिया है कि नहीं, ये इसमें उसको डिटेक्ट करते हैं। यानी ये थिक वाला है ना, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, और ये क्या करता है, थिन वाला है ना, ये स्पेसीज़ का पता करता है ना। एक चीज़ और, इसमें ये जब इसमें ये ब्लड का कलेक्शन करते हैं ना, इस पेरिफेरल ब्लड स्मेर टेस्ट के लिए, इसमें ना इसका बेस्ट टाइम है ना कि ब्लड को कलेक्ट करने का, वो फीवर के टाइम पे होना चाहिए। क्योंकि जब ना इसमें पीक पे हो ना फीवर, यानी इसको राइगर्स के वक्त भी बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, जब ये पीक पे होगी ना, तो उस टाइम इसमें ब्लड में पैरासाइट का लोड है ना, वो मैक्सिमम होगा, है ना, बुखार के टाइम पे मैक्सिमम होगा। तो उस टाइम में अपन को ब्लड का सैंपल लेना चाहिए। क्वेश्चन में आ सकता है कि किस टाइम लेना चाहिए ना, याद रखना, हर पॉइंट को साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। इसमें इसका ड्रग प्रोटोकॉल एंड नर्सिंग अलर्ट की बात करें तो प्रिमेक्विन इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द रिलैप्स। जो रिलैप्स मलेरिया होता है ना, उसमें प्रिमेक्विन यूज की जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो छुपे हुए रहते हैं ना उसके लिए करते हैं। एंड बट इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन G6PD डिफिशियंसी एंड प्रेगनेंसी। लेकिन ये प्रिमेक्विन देने से पहले अपन उसमें ब्लड टेस्ट करेंगे, G6PD को देखेंगे, और इसमें प्रेगनेंसी जब भी होना तो उसमें भी इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें भी इसको अवॉइड करना है।
ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है ना, इसमें 14 दिन तक इसमें प्रीमिक्विन देनी होती है, इसमें देनी ज़रूरी होता है। लेकिन ये चीज़ याद रखना इसमें कि अगर पेशेंट है ना वो प्रेग्नेंट है या फिर उसमें G6PD की कमी है तो उसमें प्रीमिक्विन होते हैं ना वो अवॉइड करनी है स्ट्रिक्टली, क्योंकि जब अपन उसमें प्रीमिक्विन देंगे ना तो RBC के अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, यानी उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, और जब ये स्ट्रेस पैदा करेगी ना तो इसमें जो G6PD वाले डिफिशियंसी वाले पेशेंट के अंदर इसमें क्या होगा, हेमोलाइसिस होने लग जाएगा, यानी RBC है ना इसमें तेज़ी से टूटने लग जाएगी, और ये फिर पेशेंट के लिए फिर घातक हो सकता है, यानी फेटल हो सकता है। इसमें ना कॉम्प्लिकेशन देखें तो इसमें ब्लैक वाटर फीवर इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम करेक्टराइज बाई मैसिव हीमोलाइसिस एंड हीमोग्लोबिन यूरिया। यानी जो फैल्सिफेरम मलेरिया ही होता है ना, इसमें ब्लैक वाटर फीवर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट को यूरिन में ना, पेशेंट का यूरिन है ना इसके अंदर, इस फैल्सिफेरम मलेरिया के अंदर इसमें क्या होता है, इसमें उसका यूरिन है ना वो डार्क रेड कलर का या फिर उसमें ना ब्लैक कलर का यूरिन आने लग जाता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा RBC डैमेज हो चुकी है, डिस्ट्रक्ट हो चुकी है कि उसमें हीमोग्लोबिन है ना वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकलने लग जाता है ना, इसमें कॉम्प्लिकेशन में तभी उसमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन यूरिया उसमें देखने को मिलता है। इसमें कम्युनिटी मेजर्स की बात करें पब्लिक हेल्थ के रूप में तो इसमें गम्बूसिया फिश इज यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट टू ईट मॉस्किटो लार्वा। यानी इसमें ना पानी के अंदर ये गम्बूसिया फिश छोड़ी जाती है, क्योंकि ये लार्वा जो उसके क्योंकि उसके मॉस्किटो के लार्वा को ये खाती है ना, ये गम्बूसिया फिश, ये इस प्रकार ये क्या करती है, उसको इस डिजीज़ को ख़त्म करने का, ये नेचुरली ख़त्म करती है इसको। इसमें ना अपन बिना केमिकल यूज किए इसमें अपन क्या कर पाते हैं, फिर इस पॉपुलेशन मच्छरों की जो है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। एक है ना इसके अंदर, इसमें ना पानी के अंदर है ना जो केरोसिन ऑयल होता है वो, और जो मलेरियल ऑयल होता है ना वो छिड़का जाता है। एक इसमें ना कम्युनिटी मेजर्स इसमें एक पॉइंट इसमें याद रख लेना, क्योंकि जब ये केरोसिन ऑयल या मलेरियल ऑयल उसमें डाला जाता है ना तो ये मच्छरों को उसमें ना एस्फेक्सिया करवाता है उनमें, यानी उनका दम घुटने लग जाता है और उसकी वजह से वो मर जाते हैं मच्छर उसमें। एक इसमें पर्सनल प्रोटेक्शन इसमें है ना यूज करते हैं ITN, यानी इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, ये यूज करके भी अपन इसको रोक सकते हैं। इसमें फार्मेकोलॉजी एंड ट्रीटमेंट स्ट्रिक्टली एज ए नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसमें ड्रग कैसे देते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस वाइवेक्स के अंदर क्लोरोक्विन 3 दिन तक एंड उसमें प्रीमिक्विन 14 दिन तक इसमें देते हैं। वाइवेक्स के अंदर क्लोरोक्विन एंड प्रीमिक्विन, इसमें फैल्सिफेरम के अंदर एक्ट देते हैं, यानी आर्टिमिसिन बेस्ट कॉम्बिनेशन थेरेपी इसमें देते हैं। एंड ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी के अंदर क्लोरोक्विन देते हैं, और ये क्लोरोक्विन है ना ये पूर्णतः सेफ है प्रेगनेंसी के अंदर। एंड कीमोप्रोफाइलेक्सिस के रूप में, यानी इसमें शॉर्ट टर्म में 6 वीक से कम डॉक्सीसाइक्लिन एंड लॉन्ग टर्म में 6 वीक से ज़्यादा इसमें मेफ्लोक्विन देते हैं। कीमोप्रोफाइलेक्सिस यानी जैसे ट्रेवलिंग में जाते हैं ना कई लोग, से कि किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे इनका प्रकोप ज़्यादा मच्छरों का मलेरिया का होने का, तो उस टाइम इनको कीमोप्रोफाइलेक्सिस के रूप में उनमें देते हैं इसको, ठीक है। और एक है ना डायग्नोसिस टेस्ट के अंदर है ना इसमें रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, इसमें RDT जिसे शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये ऐसे भी आ सकता है, याद रख लेना इसकी फुल फॉर्म। और रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट इसमें करते हैं, इसमें डिटेक्ट करते हैं HRP2 एंटीजन। इसमें जो फैल्सिफेरम मलेरिया होता है ना उसका ये उसको ज़्यादा करता है ये डिटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है, उसका एंटीजन इसमें देखते हैं। इसमें ना जैसे UPT में नहीं देखते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट वाला UPT होता है उसमें करते हैं ना, वैसे ही इसको करते हैं। ये जब जहाँ पे कई जगह पे ऐसे ये लेब वगैरह की जैसे फैसिलिटी नहीं होना, उस टाइम में फिर ये देखने के लिए रैपिड टेस्ट करते हैं, ये वहाँ यूज करते हैं इसको। बल्कि ना ये कन्फर्मेटरी नहीं है, क्योंकि कई बार है ना ये मलेरियल ठीक होने के बाद में भी कुछ टाइम तक ये पॉजिटिव आ सकता है, इसलिए ना कंफर्म करने के लिए तो इसमें फिर पेरिफेरल ब्लड इसमें टेस्ट ही करेंगे, तभी तो इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोला गया है, याद रख लेना ये है ना चीज़। और देख लेना इसमें ये जो फैल्सिफेरम मलेरिया, ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है ना इसमें कंटिन्यू फीवर भी हो सकता है बिना स्टेज के, है ना। और जो प्रीमिक्विन होती है ना वो 14 दिन तक रिलेप्स रोकने के लिए देते हैं, क्योंकि वाइवेक्स जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है ना वो लीवर में छुपा रहता है, यानी
इसको हिप्नोजोइड्स भी बोलते हैं। ये लीवर में छुपा रहता है ना, इसलिए इसको 14 दिन तक ये प्रोम्यूकिन दे के इसको ख़त्म किया जाता है। और ये जो इसमें था ना, फेल्सीफेरम में एक्ट देते हैं आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है ना, इसके साथ में ना सिंगल डोज में प्रोम्यूकिन दी जाती है 2 दिन तक है ना, सेकेंड डे पे इसमें प्रोम्यूकिन भी देते हैं इसमें। और एक इसमें है कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो 12 दिन होता है, और जो वाइवेक्स होता है ना इसका 14 दिन, याद रख लेना 2 दिन का गैप है इनमें। वाइवेक्स मोस्ट कॉमन होता है इंडिया में, इसका 14 दिन है, और फेल्सीफेरम जो होता है वो डेंजरस है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन है। और एक इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड मलेरिया डे है ना, वो कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। और ऐसे बन सकता है कि मलेरिया मंथ कौन से मंथ को बोलते हैं, तो जो जून मंथ होता है ना उसको मलेरिया मंथ बोलते हैं। एक इसमें ये देख लेना कि एलिमिनेशन टारगेट क्या रखा गया है इसमें। करंट डाटा के अनुसार इसको इंडिया का गोल है कि 2027 तक मलेरिया फ्री कर दें और 2030 तक इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें, है ना, ऐसा उनको ये टारगेट रखा गया है। और वैक्सीन की अगर इसमें बात करें ना, तो दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन का नाम है ना, वो है इसमें क्या लिख देती हूँ मैं, है ना, याद रख लेना। फर्स्ट मलेरियल वैक्सीन है ना, वो है इसकी RTS इसमें थी SO1 ये थी इसमें। और इसकी जो सेकंड थी ना, वो इसमें कौन सी थी, इसमें सेकंड थी R21, या फिर इसको मैट्रिक्स M भी बोलते हैं। ये मैट्रिक्स M R21 ये थी ना, इसको ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी थी ना उसने बनाई थी ये, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए हैं, पूरे समझाने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।